यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। राइड 4, मिथुन चक्रवर्ती। विजय लगभग 5 फुट 10 इंच लंबा था। रंग में थोड़ा सा सांवला था, लेकिन अच्छे शरीर वाला था। उन्होंने डेनिम जीन्स और एक शर्ट पहनी थी जिसमें कंधों पर फ्लैप के बटन लगे हुए थे। उनकी शर्ट की बाहें कोहनी के ऊपर एक फ्लैप द्वारा मोड़कर बटन से बंधी हुई थीं। आस्तीन ऊंची मोड़ी हुई थी, जिससे उनके अच्छे खासे बने बाइसेप्स पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। क्या यह गैराज में काम करने का कठिन शारीरिक श्रम था या वे नियमित रूप से जिम जाते थे, मैं केवल अनुमान लगा सकती थी। शर्ट स्लिम फिट थी, जो दबी हुई नहीं थी, और मोटे नीले चेक के साथ सफेद थी, जिससे पेट पर झांकने का रास्ता खुल रहा था, जो एक संकीर्ण सपाट रेस रोड जैसा लग रहा था। वह 80 के दशक के मिथुन चक्रवर्ती की तरह दिखते थे, केवल थोड़े छोटे। ऐसा लगता था जैसे वे बहुत आत्मसचेत थे। वे जानबूझकर इतने स्टाइल से चलते थे ताकि उनके कंधे झुके नहीं। हालांकि आंखों में पीलापन था और वे कुछ अलग थलग और उदास लग रहे थे। मैं विजय के साथ टोइंग कार में बैठ गई। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, मैंने भी नहीं। मैं पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो गई और सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इन सब में क्यों उलझी? क्या मुझे साहब को फोन करके अपनी विकट स्थिति के बारे में बताना चाहिए? क्या उनसे बुलाना उचित होगा? इस बीच मैंने सोचा कि चलो कम से कम अपनी नाराजगी तो जाहिर कर दूं। पर कैसे? आखिरकार मैंने उन्हें संदेश भेजने का निर्णय लिया। सर, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मुझे बादशाह अंकल को भुगतान करना होगा। विजय, आपकी सवारी का ख्याल रखिएगा और आपको मुंबई में आपके पैसे मिलेंगे। साहब ने वापस संदेश भेजा। यह थोड़ा कुंद लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी राहत हुई। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि साहब मुझे मेरे पैसे कैसे और कब देंगे। बीच बीच में विजय मेरी ओर तीखी नजरों से देखता था, मानो मुझे तोलने की कोशिश कर रहा हो। टोइंग वाहन में ऐसी नहीं था। विजय गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मेरे बाल मेरे चेहरे के सामने उड़ रहे थे। हालांकि मैंने खिड़की आधी ही खुली रखी थी। हवा की उपस्थिति ने उन्हें पूरी तरह से जंगली बना दिया था। मुझे अपने बालों को बार बार एडजस्ट करना पड़ता था। निराश होकर आखिरकार मैंने उन्हें जूड़े में लपेटा और अपने हाथ से पकड़ लिया। विजय ने कहा, डैशबोर्ड में कुछ कागजात के साथ एक रबर बैंड भी हो सकता है, आप उसका उपयोग कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा है, मैंने सोचा। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार वे इतना अलग थलग नहीं थे। वे देखभाल कर रहे थे, मेरे बिना मांगे मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की के रूप में वे मेरी उम्र के पुरुषों का आकलन करने के लिए मेरे मार्करों में से एक थी। मेरा दृढ़ विश्वास था कि देखभाल दिखाने के लिए व्यक्ति को परिपक्वता के स्तर की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को समझने की परिपक्वता, उस व्यक्ति की मदद करने की इच्छा, जल्दी से समाधान खोजने में सक्षम होना और अपने अहंकार को कुचले बिना दूसरों की मदद करना। कम उम्र में ज्यादातर लड़के दूसरे लोगों की चिड़चिड़ाहट में केवल एक मजाकिया पक्ष देखते हैं और उसे हंसाने की चीजों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब दूसरा व्यक्ति उनकी उम्र की लड़की हो। मुझे वह समय याद आ गया जब बरसात के मौसम में राधा चौल की सड़क पर फिसल गई थी। वहां वह कीचड़ में लेटी हुई थी, पूरी तरह भीगी हुई और थोड़ा दर्द में, और गली के सभी जवान लड़के उस पर हंस रहे थे। मुझे नीचे भागना पड़ा और उसकी मदद करनी पड़ी। अगले कुछ दिनों तक जब भी लड़के राधा को देखते थे तो वे फूट पड़ते थे। अगर वे मदद करना भी चाहते थे तो वे अपने साथियों या लड़की के डर से कतराते थे, मदद की गलत व्याख्या करते थे, इसलिए वे दूर खड़े होकर हंसते थे। उस शर्मीलेपन को दूर करने और सज्जनतापूर्ण तरीके से मदद की पेशकश करने के लिए एक निश्चित मात्रा में परिपक्वता की आवश्यकता थी। मैं प्रभावित हुई थी। विजय ने न केवल मेरी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट पर ध्यान दिया था, बल्कि मेरे साथ अलग व्यवहार किए बिना समाधान पेश की, सम्मानजनक दिखने में मदद करने का प्रयास करते हुए, सावधान रहते हुए कि यह उस स्थिति का उपयोग करके मेरे करीब आने का प्रयास न लगे जहां वह और मैं कार में अकेले थे। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। धन्यवाद, मैंने थोड़ी शर्मिंदगी दिखाते हुए कहा। मैं आमतौर पर अपनी कार की खिड़की बंद रखती हूं।
मैंने डैशबोर्ड में देखा, लेकिन वहां रबर बैंड नहीं मिला। उसने वह देखा। नहीं है? उसने पूछा। मैं पीछे झुकी, उसकी ओर देखा और कहा, नहीं। उसने अपने होंठ भींच लिए। केबिन में थोड़ी देर का सन्नाटा था। फिर खुद को सीट पर पीछे धकेलते हुए वह मेरी ओर थोड़ा झुक गया और अपनी जीन्स की जेब में कुछ ढूंढने लगा। उसने एक बिल्कुल सफेद रूमाल निकला और मुझे देते हुए कहा, इसका इस्तेमाल करो। मुझे झिनकते हुए देखकर उसने कहा, यह साफ है। मैंने रूमाल लिया, खिड़की से बाहर देखा और उससे अपने बालों का जूड़ा बना लिया। एक सख्त दिखने वाले आदमी के इस नरम भाव ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जो मुझे लगता है उसने नोटिस कर लिया। हम रात करीब 8 बजे मुंबई में विजय की वर्कशॉप पहुंचे। कार्यशाला विशाल लग रही थी। वहां कम से कम 15 गाड़ियां थीं और करीब 7 मजदूर काम कर रहे थे। सभी गहरे नीले रंग की वर्दी में थे। उन पर ग्रीस और तेल लगा हुआ था। अन्य कार्यशालाएं जो मैंने देखी थीं, उनके विपरीत मैंने पाया कि इसमें एक ऑर्डर था। डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए एक स्टैंड होता था। आने वाले वाहनों को एक गुफा जैसी संरचना से होकर आना पड़ता था, जहां हर चीज का परीक्षण किया जाता था। वहां एक कंप्यूटर में प्रविष्टियां की जाती थीं और वाहन कार्यस्थल पर चला जाता था। 3 कार्यस्थान थे। मैंने देखा कि तीनों पर काम चल रहा था। कार धोने का अनुभाग अलग था और इसमें 2 स्टेशन थे। कोने में एक सहायक भंडारगृह था और एक दुकान के रूप में संचालित होता था। बगल में एक छोटा सा कमरा था जिस पर नेम प्लेट लगी थी, विजय कुमार, मैनेजर। विजय के कमरे के सामने थोड़ी घास थी और मैं कुछ गुलाब के पौधे भी देख सकती थी। वहां कुछ डंबल, एक लोहे की बेंच के साथ एक बेंच प्रेस वेट स्टैंड और कुछ बारबेल वेट थे। अब मुझे उन बाइसेप्स का रहस्य पता चला। मैंने बाशा अंकल को सूचित नहीं किया था कि मैं विजय की कार्यशाला में वाहन छोड़ रही हूं। मैंने बाशा अंकल को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या मैं विजय के साथ वाहन छोड़ सकती हूं। हाँ, ठीक है, ठीक है, बाशा अंकल ने कहा और फोन काट दिया। बाशा अंकल की आवाज के लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस वर्कशॉप को जानते हों और शायद विजय को भी। हो सकता है उन्होंने पिछले दिनों विजय को एक गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी हो। मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां रुकना चाहिए या नहीं। मैंने विजय से पूछा कि क्या मुझे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। विजय ने मुझसे 1 मिनट रुकने को कहा। वे चिल्लाए, करीम इधर आना। उन्होंने करीम को मेरी गाड़ी देखने का निर्देश दिया। करीम ने इसकी जांच की और पाया कि बैटरी खराब हो गई थी और कुछ तार भी उखड़ गए थे। उन्होंने कहा कि वह इसे लगभग आधे घंटे में ठीक कर देंगे। मुझे साहब का संदेश मिला, घर पहुंचकर मुझे फोन करना। रात के करीब 9 बजे थे। मुझे बाशा अंकल को भुगतान करना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सोच रही थी कि घर पहुंचते ही शायद साहब आएंगे और मुझे मेरे पैसे दे देंगे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यह जलते अंगारों पर चलने जैसा था। लगातार दूसरी शाम बाशा अंकल को सूचित करना कि उन्हें उनके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं जानती थी कि वे परेशान नहीं होंगे, लेकिन मेरे मानकों के अनुसार यह एक बड़ी विफलता थी और मैं शर्मिंदा थी। मैं उसे न बुलाने की असभ्यता को जोड़कर अपनी असफलता को कम नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने बाशा अंकल को कहा, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, अंकल पैसा, मेरे वाक्य पूरा करने से पहले ही बाशा अंकल ने कहा, हाँ मिल गया, मिल गया, और फिर से फोन काट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे व्यस्त थे, लेकिन वे क्या कह रहे थे? उन्हें पैसे मिल गए थे। उन्हें भुगतान किसने और कब किया था? क्या साहब ने मेरे संदेश भेजने के बाद उन्हें सीधे भुगतान किया था? लेकिन उन्हें बाशा अंकल के बारे में कैसे पता चला? मुझे विजय को बैटरी के लिए पैसे भी देने थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। विजय ने कहा कि बैटरी सहित कुल बिल 4000 रुपये है। बाशा के चाचा के साथ मेरे समझौते के अनुसार बीमा द्वारा कवर की गई किसी भी चीज के अलावा सेवा सहित अन्य सभी खर्च मेरे होंगे। इसलिए मुझे यह रकम विजय को देनी पड़ी। विजय ने मुझे बिल तो दे दिया, लेकिन भुगतान करने के लिए जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं वाहन घर ले जा सकती हूं। दिलचस्प बात यह है कि उस दुकान का नाम बिटिया का वर्कशॉप था। बिटिया यहां भी नजर आई। मुझे लगा कि साहब से जुड़ी कोई बात है, क्योंकि ढाबे और यहां दोनों जगह बिटिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
मैंने विजय से पूछा कि यह किसकी दुकान है। उसने कहा कि यह उसका है। मैंने उनसे पूछा कि इसका नाम बिटिया का वर्कशॉप क्यों रखा गया। उन्होंने कहा, साहब ने बोला हमने रख दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, साहब ने कहा, और विजय ने मान लिया। क्या साहब एक पंथ व्यक्ति थे या इसमें और भी कुछ है जिसे मैं देख नहीं पाई? देर हो रही थी और विजय दुकान बंद कर रहा था, इसीलिए मैं उससे बातचीत जारी नहीं रख सकी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं 1 या 2 दिन में बैटरी के पैसे चुका सकती हूं। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा था कि वे पैसे देकर आपसे ले लेंगे। मैं घर आ गई। मैं बहुत थक गई थी और नहाने का मन कर रहा था। मैंने मम्मी से नहाने के लिए थोड़ा पानी गर्म करने को कहा। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे थे। क्या हो रहा था? ये साहब कौन है? गर्म पानी से नहाने से ज्यादा ताजगी देने वाला कुछ नहीं है, खासकर जब आप थके हुए हों। जैसे ही मैंने अपने सिर और चेहरे पर एक मग से पानी डाला और जैसे ही यह मेरे शरीर के ऊपर से गुजरा, मेरी त्वचा के नीचे के छोटे ऊतकों ने बहते पानी के साथ एक तांडव किया। स्किन गर्मी के प्रवाह की दिशा में खींचते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। मेरे सिर से पांव तक बहने वाला पानी का प्रत्येक मग एक नई अनुभूति की तरह प्रतीत होता था, जो मेरे चेहरे से शुरू होकर मेरे पैरों की ओर बढ़ता हुआ मेरे शरीर में विलीन हो रहा था और उसके रोम रोम में गूंज रहा था। मेरे नग्न शरीर पर गर्म पानी से बजती संवेदनाओं की एक सिम्फनी चल रही थी। एक के बाद एक मग गर्म पानी सिर पर डालने से अनुभूति फिर से ताजा हो गई। अफसोस की बात है कि पानी का आखिरी मग मुझे सहलाने के बाद और झुकी हुई बाल्टी में बची हुई गर्म पानी की आखिरी कुछ बूंदें भी मेरे ऊपर डाल दी गईं। मेरे शरीर ने रोना शुरू कर दिया। वह और अधिक चाहता था। जब तक गर्म पानी चलता रहा, मेरा मस्तिष्क एक शांत आनंद में था। जैसे ही पानी खत्म हुआ, चिंता का विषय फिर से चालू हो गया और ठंड ने मुझ पर कब्जा कर लिया। जैसे ही मैं अपने आप को पोंछने और कपड़े पहनने के लिए तौलिए की ओर लपकी, मेरे पैर अनायास ही आगे की ओर खिसक गए। जैसे ही मैं अपने बालों में कंघी करना शुरू कर रही थी, मैंने अपने पिता की खाट के सामने छोटी मेज पर एक लिफाफा देखा। वह मेज जिस पर पापा का खाना, पानी आदि रखा रहता था। लिफाफे पर पता था, मिस शीतल। मैंने पापा से पूछा कि यह किसने दिया है, तो उन्होंने अपनी अस्पष्ट वाणी में कहा, कुछ मिनट पहले एक बुजुर्ग सज्जन ने आकर लिफाफा दिया था। उसने मुझसे इसे तुमको देने के लिए कहा। उसने यह भी कहा कि वह तुम्हें जानता है। और फिर वह चला गया। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा सफेद कागज और कुछ नकदी थी। नोट में लिखा था, शीतल, आशा है कि तुम सुरक्षित पहुंच गई हो। व्यय पत्र संलग्न है। 1, हवाई अड्डे की यात्रा की लागत 250। 2, उधार लिया गया पैसा 1000। 3, मीरा रोड की यात्रा की लागत 3000। 4, कुल भुगतान किया जाना है 4250। 5, बाशा अंकल को भुगतान 3000। 6, शेष 1250। लिफाफे में ठीक 1250 रुपए थे। शीट में यह भी लिखा था, एक बार इसे पढ़ लेने के बाद टेक्स्ट करें। मैंने साहब को संदेश भेजा। मैं सुरक्षित पहुंच गई। साहब ने जवाब में लिखा, चलो कल पुणे चलते हैं। मैं सुबह 6:15 को निकलूंगा, वही पिकअप स्थान। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।